नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर नुपुर और आज मैं गृह शोभा परिवार की तरफ से विमेंस डे स्पेशल पर आपके सामने प्रस्तुत हुई हूँ और सभी पाठकों को महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। मैं एक स्त्री रोग विशेषज्ञ हूँ और मैं फोर्टिस मेमोरियल रिसर्च इंस्टीट्यूट गुरुग्राम में काम करती हूँ। मेरी काम करने की जगह एक और है गुरुग्राम में, जिसका नाम है वेल वुमेन क्लिनिक, और मैं पिंक सिटी जयपुर से बिलोंग करती हूँ। कुछ हमारी गायनी की सोसाइटीज हैं जिसके हम सभी लोग मेंबर होते हैं और मेरे कुछ स्पेशल स्किल सेट्स हैं, जैसे कि हाई रिस्क प्रेगनेंसी, लेप्रोस्कोपिक या हिस्ट्रोस्कोपिक सर्जरी गायनी में, पॉलीसिस्टिक ओवरीज, रिसर्च और बहुत से ऐसे कुछ नेशनल इंटरनेशनल पब्लिकेशंस भी हैं और मुझे 26 साल का एक्सपीरियंस है। तो आज आपके साथ मैं बात करना चाहती हूँ कि महिलाओं को अपने स्वास्थ्य का ध्यान कैसे रखना चाहिए, स्पेशली 30 इयर्स और उससे ज़्यादा उम्र की जो महिलाएं हैं वो अपना ख्याल कैसे रखें। तो कुछ सवाल जो आपके मन में आए आप वो भी पूछ सकते हैं। और आज का हम सेशन है उसमें हम बात करेंगे कि हमें गायनेकोलॉजिस्ट को कब विजिट करना चाहिए, क्या हेल्थ मिस्टेक्स हम करते हैं जब हम 30 साल से बड़ी उम्र के हैं, 30 साल, 40 साल, 50 साल, 60 साल में हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, मेंस्ट्रुअल रिलेटेड प्रॉब्लम्स क्या हो सकती हैं महिलाओं को, और कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स जैसे यूरिन इन्फेक्शन, वेजाइनल इन्फेक्शन, उनसे हम कैसे मुक्ति पाएं, या पेट दर्द जो कि एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है जो देखी जाती है, उसका हम कैसे ध्यान रखें, या फिर प्रेगनेंसी जो आजकल के टाइम में देर से प्लान करती हैं महिलाएं, प्रेगनेंसी 35 इयर्स के बाद या 30 इयर्स के बाद उसके क्या रिस्क फैक्टर हैं, और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो हमें अपनी बोन्स का ध्यान रखना है, हड्डियां कमजोर ना हो उसका केयर कैसे करें, और अंत में जाके कि वो क्या हेल्थ टिप्स हैं जिससे हम अपनी हेल्थ को ध्यान में रखते हुए और जो भी बीमारियां महिलाओं में देखी गई हैं उनसे हम कैसे बच सकते हैं। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि महिलाओं का जो प्रॉब्लम है उसके लिए महिलाएं हमारे पास आती हैं, और विमेंस डे का मतलब ही यही है कि हम महिलाओं को हम कैसे उनकी हेल्थ का ध्यान रखें, क्योंकि हम हेल्थ प्रैक्टिशनर हैं तो हम उसके रिलेटेड आपको टिप्स बताएंगे कि टीनेजर्स में क्या करें और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है हमें क्या करना चाहिए। बहुत से चैलेंजेस महिलाएं फेस करती हैं फ्रॉम एडोलेसेंस टू मीनोपॉजल एज ग्रुप, और बहुत सारी चीजें इसमें रोल प्ले करती हैं, जैसे कि उनका लाइफस्टाइल, उनका जेनेटिक प्री डिस्पोजिशन क्या है, और धीरे धीरे हमने देखा है कि प्रॉब्लम्स दिन पर दिन बढ़ती जा रही हैं। तो आपको कब अपने डॉक्टर के साथ अपनी विजिट शेड्यूल करनी चाहिए, जिसको हम कहते हैं वेल वुमेन विजिट, कैसे आप अपनी डाइट को हेल्दी रखें, कैसे एक्सरसाइज से आप अपना ध्यान रख सकते हैं, स्मोकिंग और अल्कोहल ना करें तो उससे हमें क्या फायदा हो सकता है, और कैसे अपने आप को रिलैक्स करें या अपने लिए टाइम निकालें। तो सबसे पहला विषय है कि डॉक्टर या गायनी के पास आपको कब जाना चाहिए, वो क्या समय है जबकि गायनी डॉक्टर की आपको नीड हो सकती है। तो पहली चीज ये है कि जब भी जो कॉमन चीजें जिसके लिए महिलाएं हमारे पास आती हैं और हमसे मदद मांगती हैं वो है पेट दर्द, जैसे जिसको कहते हैं पेल्विक पेन या लोअर एब्डोमेन में दर्द होना। उसके बहुत से कारण हैं, जैसे पीरियड एक सबसे कॉमन कारण है, जबकि हमें पीरियड में बहुत सीवियर पेन है तो भी आना पड़ता है, पर उसके कुछ ऐसे कारण हैं जैसे यूरिन इन्फेक्शन है, या कोई गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, कोई यूरोलॉजी की प्रॉब्लम है, या आंतों में कोई इन्फेक्शन है जिससे दर्द हो सकता है। साथ ही साथ रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम जैसे कि फाइब्रॉइड है, ओवेरियन सिस्ट है, एंडोमेट्रियोसिस है, इन कारणों से भी महिलाएं हमें दिखाने आती हैं, और कभी कभी यूरिन इन्फेक्शन में भी पेट दर्द हो सकता है। दूसरी सबसे कॉमन प्रॉब्लम है जो मेंस्ट्रुअल साइकिल रिलेटेड प्रॉब्लम है, जैसे कि पीरियड्स बहुत हैवी होना, पीरियड्स के बीच में ब्लीडिंग हो जाना, या इंटरकोर्स के बाद ब्लीडिंग होना, या फिर पीरियड समय पर नहीं आना जिसको हम कहते हैं इरेगुलर साइकिल्स, या पीरियड मिस हो जाना, मिस्ड पीरियड, जिसका सबसे कॉमन कारण हम सभी जानते हैं कि प्रेगनेंसी है, पर उसके अलावा हार्मोनल इम्बैलेंस है, थायराइड इशू है, प्रोलैक्टिन इशू है, या फिर
बचपन से भी ऐसी कोई चीज है जिसकी वजह से पीरियड नहीं आ रहा, या फिर यूट्रस या बच्चेदानी उनकी एब्सेंट है। जब पीरियड शुरू होता है उस समय को हम कहते हैं मीनार्क, और जब पीरियड खत्म होता है उसको कहते हैं मीनोपॉज। इस समय हर महीने महिलाओं को ब्लीडिंग होती है, जिसको हम कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल या मेंसेस। जब पीरियड खत्म हो जाता है मीनोपॉज की उम्र में, तो उसके बाद भी यदि ब्लीडिंग हो तब भी महिलाओं को हमारे पास आना जरूरी है, जिसे हम कहते हैं पोस्ट मीनोपॉजल ब्लीडिंग, क्योंकि कई बार कुछ प्रतिशत महिलाओं में ये कैंसर भी हो सकता है। उसके अलावा वेजाइनल डिस्चार्ज है, इचिंग है, ये भी एक कॉमन प्रॉब्लम है जिसके लिए हमें चेकअप करना पड़ता है। और साथ ही साथ जब यंग एज है या रिप्रोडक्टिव एज जिसको हम कहते हैं, तो प्रेगनेंसी के लिए हमें देखना पड़ता है, या एंटीनेटल केयर भी हम प्रोवाइड करते हैं। तो ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनका महिलाएं अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखती? सबसे पहले है कि एक्सरसाइज। एक्सरसाइज का रोल बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपके ब्लड प्रेशर को, आपके डायबिटीज के रिस्क को कम करता है, यहाँ तक कि कैंसर रिस्क भी रिड्यूस करता है यदि आप रेगुलर एक्सरसाइज करें। आपकी बोन्स को भी हेल्दी रखता है और मसल को भी टोन अप रखता है। तो एक्सरसाइज एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, उसका हमें जरूर ध्यान रखना चाहिए। और उससे हमारा मेटाबॉलिज्म भी फास्ट होता है, तो मोटापा नहीं जल्दी से चढ़ता। दूसरी चीज, 30 साल की महिलाओं को ये इम्पोर्टेंट है जानना कि उनको ये जानना जरूरी है कि फर्टिलिटी यानी कि राइट एज फॉर प्रेगनेंसी 25 से 30 साल या 20 से 30 साल है, जो कि पहले भी हुआ करती थी, और हमें उसी उम्र में प्रेगनेंसी प्लान कर लेनी चाहिए। हालांकि आजकल कैरियर और प्रोफेशन की वजह से या लेट मैरिज की वजह से प्रेगनेंसी भी लेट होने लगी है, जो हम कुछ देर में इस टॉपिक पर फिर से आएंगे। आपके कुछ वैक्सीनेशन है या इम्यूनाइजेशन है, वो सही उम्र पे लेना जरूरी है। जैसे कि यंग गर्ल्स में जिनकी अभी तक शादी नहीं हुई है या कोई सेक्सुअल पार्टनर नहीं है, तो उनको अपना HPV वैक्सीन जरूर लेना चाहिए। यदि आप मैरिड हैं या फिर आपका कोई लिव इन पार्टनर है, तो आपको क्या जरूरी है जानना कि क्या वो कॉन्ट्रासेप्टिव ऑप्शंस आपके लिए अवेलेबल है, ताकि आपके अनवांटेड प्रेगनेंसी ना हो। और ऐसे बहुत सी चीजें हैं जैसे शुगर है, ब्लड प्रेशर है, इन सब चीजों का ध्यान रखना जरूरी है। कुछ ऐसे टेस्ट हैं जैसे कि हम पैप्समियर जिसको कहते हैं, जो सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग में भी हेल्प करता है। तो अब हम गृह शोभा की तरफ से, गृह शोभा जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि गृह शोभा मैगजीन देश भर में यंग गर्ल्स जो हैं सबसे ज्यादा इसको पढ़ती हैं, और ये मैगजीन हर घर में पसंद की जाती है, और बचपन से ही हम इसका नाम सुनते आ रहे हैं और इसको हम पढ़ते आ रहे हैं। आज की डेट में कम से कम 1 मिलियन लोग ऐसे हैं जो इसके पाठक हैं, और ये 8 भाषाओं में प्रकाशित होती है। तो देखिए कि इसकी रीच कितनी स्ट्रांग है, और ये कितने अच्छे से हर विषय पर अपनी महिलाओं को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, चाहे वो हेल्थ हो, चाहे वो ब्यूटी हो, चाहे वो फैशन हो, या महिलाओं के अधिकारों की बात हो। हर आर्टिकल पर गृह शोभा उसमें फोकस करती है, और चाहे वो रिश्ते हो या परिवार हो या रोमांस से जुड़ी कोई भी कहानी हो, वो आपको यहाँ पढ़ने को जरूर मिलेगी। और आज वुमेन्स डे के अवसर पर हम महिलाओं की हेल्थ को लेकर बात करना चाहते हैं, ताकि आप खुद जागरूक हों और अपनी हेल्थ को ध्यान में रखते हुए कैसे उसको कैसे हेल्दी रहें और अपने परिवार को भी हेल्दी रखें। तो जब हम मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात करते हैं, जो कि हर महीने मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है महिलाओं को, हर महीने एक अंडा रिलीज होता है अंडेदानी से, ताकि प्रेगनेंसी हो जाए। तो ज्यादातर महिलाओं को, कम से कम 95% महिलाओं को माहवारी हर महीने होती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको हर महीने नहीं होती, या फिर साल में 2 ही बार होती है या 6 ही बार होती है। उसमें हमें जानना जरूरी है कि क्यों नहीं हो रही। तो यदि आप लोग उनमें से कोई हैं जिनको कि साल में 3 बार या साल में 4 बार ही माहवारी होती है, तो आपको जरूर डॉक्टर के पास दिखाना चाहिए, और कारण जानना भी उतना ही जरूरी है। क्योंकि यदि बहुत समय तक पीरियड नहीं आता, तो वो भी बच्चेदानी की लाइनिंग के लिए हानिकारक साबित हो सकता है। पीरियड्स आपको बहुत ज्यादा हैवी होंगे तो आपको वीकनेस आएगी, और यंग एज में, चाहे वो एडोलेसेंट टीनेजर की एज हो, चाहे वो 30 साल और उससे बड़ी उम्र हो,
सबसे कॉमनली डायग्नोस्ड मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम जो है वो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम से रिलेटेड है, जिसको हम पीसीओएस या पीसीओडी भी कहते हैं। तो पीसीओडी एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है और कम से कम 5 में से 1 महिलाओं को ये डायग्नोसिस आपको हमें देखने को मिलता है। साथ ही साथ इन महिलाओं में कभी कभी वजन बढ़ने की दिक्कत या फिर एक्ने की दिक्कत, जो कि फेस पे और बॉडी चेस्ट में भी हो जाता है, या एक्सेसिव हेयर ग्रोथ की प्रॉब्लम। और जैसे उम्र बढ़ती है, अगर हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाए तो कई बार फर्टिलिटी इश्यूज भी हो जाते हैं। तो सही उम्र में इसका डायग्नोसिस करना, इसको मैनेज करना, चाहे वो दवा से हो, चाहे वो एक्सरसाइज से हो, चाहे वो रेगुलर फॉलोअप से हो, और उसका कारण जानना उतना ही जरूरी है। और क्या वो हार्मोनल फ्लक्चुएशंस हैं, क्या वो जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है, उसको अगर हम जान पाएंगे तो इसका इलाज सही से होगा। कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको भूख नहीं लगती है, या फिर बहुत ज्यादा डाइट है, या बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं, या एकदम ही सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, उनको भी पीरियड की डिस्टरबेंस हो सकती है। पर साथ ही हमें अल्ट्रासाउंड करा के ये भी जानना पड़ता है कि फाइब्रॉइड है, कि ओवेरियन सिस्ट है, या कोई पेल्विक इन्फ्लेमेशन है। तो इस सब के बाद ये इम्पोर्टेंट है जानना कि जब पीरियड समय पर नहीं आए, या 21 दिन से पहले आ जाए, या 35 दिन से बाद में आए, तो हमें कारण जानना उतना ही जरूरी है। या ब्लीडिंग आपके पीरियड्स के बीच में हो जाए, या ब्लीडिंग बंद होने के बाद हो, जिसको हम कहते हैं मीनोपॉज के बाद ब्लीडिंग होना, या पोस्ट मीनोपॉजल ब्लीडिंग, या पीरियड आपको बहुत ज्यादा हैवी है, तो भी आपको अपने डॉक्टर से परामर्श करना उतना ही जरूरी है। कुछ महिलाओं को हम सिंपल दवा से भी ट्रीट करते हैं, लेकिन कुछ महिलाओं को हमें हार्मोन पिल देकर इलाज करना भी पड़ता है। कई बार हमने देखा है कि महिलाएं हमारे पास आती हैं कि हमें पीरियड्स डिले करने हैं, क्योंकि या तो इन्हें वेकेशन है, या कोई शादी है, या कोई फैमिली फंक्शन है जिसमें आपको जाना है और आप पीरियड डिले करना चाहते हैं। तो हमारी एडवाइस यही रहती है कि साल में आप 1 या 2 बार करना चाहें तो बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हर महीने कोई भी कारण ढूंढ के हमें ये सब नहीं करना चाहिए। और बार बार ऐसे मैनिपुलेट पीरियड को करना सही नहीं होता, उससे आपकी साइकिल डिस्टर्ब होने में डर लगता है। कई बार क्या होता है कि आपको ब्लीडिंग हो रही है, आप शादीशुदा हैं या आपका कोई पार्टनर है, और इस इरेगुलर ब्लीडिंग में ऐसा भी होता है कई बार कि प्रेगनेंसी हो गई है लेकिन ब्लीडिंग होती जा रही है, जो कि आपको समझ में नहीं आ रहा है। तो जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो ये रूल आउट करना हमें बहुत ही जरूरी है। थायराइड डिसऑर्डर देखना जरूरी है। और प्रोलैक्टिन जैसा कि एक हार्मोन है जो ब्रेन से रिलीज होता है, उससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है वो भी हमें जानना उतना ही अत्यंत आवश्यक है। कई बार हमें एग्जामिन करके भी देखना पड़ता है कि कोई गांठ है, कोई पॉलिप है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम है, कोई इन्फेक्शन है जो कि हमें दवा के द्वारा दूर करना पड़ता है। तो इसका जिस्ट ये है कि कोई भी मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम है तो हमें ब्लड टेस्ट भी कराने, हमें अल्ट्रासाउंड भी कराना है, और हमें एक पैप स्मीयर का टेस्ट करना पड़ता है, जो कि ये हमें जानकारी उससे मिलती है कि जो बच्चेदानी का मुंह है, जिसको हम सर्विक्स कहते हैं, वहां से हम एक टेस्ट लेते हैं जिसको कहते हैं पैप स्मीयर। तो यदि आपको इरेगुलर या हैवी ब्लीडिंग है, या कोई भी तरह का ब्लीडिंग का प्रॉब्लम है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो ये टेस्ट आप जरूर करवाइए, जैसे कि अल्ट्रासाउंड है, थायराइड है, आपका हीमोग्लोबिन है, और आपका पैप स्मीयर है। ये टेस्ट कराना बहुत जरूरी है, और इसका कारण जानना भी जरूरी है। और कभी कभी प्रेगनेंसी की वजह से भी ऐसे होता है, या प्रेगनेंसी कभी ट्यूब में ठहर जाए तो वो भी इसी तरह से प्रेजेंट कर सकती है। और भी सबसे कॉमन सवाल हमारे पास आता है कि पीरियड में हमें पेन होता है, तो पीरियड पेन को हम घर पे कैसे मैनेज करें, या हमें डॉक्टर को ना दिखाना पड़े, उसका इलाज क्या हो सकता है। तो हमें सबसे पहले जानना जरूरी है कि पीरियड पेन एक नॉर्मल चीज है, जिसको हम मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स भी कहते हैं। हालांकि कुछ महिलाओं को इतना सीवियर पीरियड पेन होता है कि उन्हें काम से छुट्टी लेनी पड़ती है, या फिर स्कूल से ऑफ लेना पड़ता है। कुछ कॉर्पोरेट आजकल मेंस्ट्रुअल लीव भी प्रोवाइड करते हैं ताकि आप पीरियड के समय पर रेस्ट कर पाए। तो पीरियड पेन होता है क्योंकि एक केमिकल है जिसको कहते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन, जब वो रिलीज होता है पीरियड्स के समय तो वो पेन करता है। तो घर पे आप क्या कर सकते हैं, आप हीट थेरेपी कर सकते हैं, यानी कि गर्म पानी की सिकाई, जो कि गर्म पानी की थैली या जो थर्मल रेगुलेटर आते हैं उससे भी आप कर सकते हैं।
उस समय पे आपको पानी का इंटेक पूरा लेना है। उस समय पे आपको फ्रेश ग्रीन वेजिटेबल्स लेनी है और अपने खाने पीने का ध्यान रखना है। आप लेवेंडर ऑयल से भी मसाज करा सकते हैं, लोअर एब्डोमेन मसाज करा सकते हैं, आप एक्यूप्रेशर भी करा सकते हैं। और यदि आप एक्सरसाइज करते हैं तो उस समय पे आपको बिल्कुल एक्सरसाइज को छोड़ना नहीं है। और उस समय पे अल्कोहल, स्मोकिंग, ऑयली फूड, स्पाइसी फूड, कुछ भी कैफीन रिलेटेड चीजें हैं जैसे बहुत ज्यादा टी, कॉफी, ये सब नहीं लेना है। और कोल्ड ड्रिंक्स जैसी चीज वो हमें उसका इंटेक उस टाइम पर कम करना है, तो आप उस पेन को मैनेज कर पाएंगे। यदि होम रेमेडी से आपका पेन मैनेज नहीं हो रहा है, इसका मतलब कोई ना कोई स्ट्रक्चरल डिफेक्ट है बच्चेदानी में, या तो वो रसोली है, या वो फाइब्रॉइड है, या पॉलिप है, या कोई ओवेरियन सिस्ट है, कोई बेनाइन ट्यूमर है जिसकी वजह से दर्द है, तो आप डॉक्टर को दिखाइए और अपने टेस्ट जरूर करवाइए। तो पीरियड पेन को हमें इग्नोर नहीं करना है। हालांकि पीरियड पेन एक तरह से नॉर्मल भी है और सिंपल एनाल्जेसिक की गोली से वो मैनेज हो सकता है। कई बार जब इससे नहीं मैनेज होता और कोई कारण हमें नहीं मिल रहा, तो फिर हम कभी कभी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल भी देते हैं इसको मैनेज करने के लिए। कुछ महिलाओं में हमने देखा कि एंडोमेट्रियोसिस जैसी चीज होती है जिसमें कि यूट्रस की लाइनिंग दूसरी जगह ग्रो करने लग जाती है, जिसकी वजह से कभी कभी हमें ज्यादा पेन होता है और उसका मैनेजमेंट हम अकॉर्डिंगली प्लान करते हैं। तो सीवियर पेन जो है उसको घर पे मैनेज नहीं करना है, उसके लिए हमें कारण जानना जरूरी है। पर माइल्ड टू मॉडरेट पेन आप घर पे मैनेज कर पाएंगे। कुछ लोगों को उस समय पर बहुत वॉमिटिंग या लूज मोशन भी होने लगते हैं। तो जब कोई भी ऐसी स्थिति हो कि जो बहुत सीवियर हो, तो आपको जरूर जाके चेकअप कराना चाहिए और दिखाना चाहिए। तो एक और इम्पॉर्टेंट चीज है कि हमें कोशिश करके अपना एक्सरसाइज जो रूटीन है या शेड्यूल है उसको ऑल्टर नहीं करें तो ज्यादा अच्छा है। नेक्स्ट टॉपिक पर हम आते हैं कि इर्रेगुलर साइकिल क्या है। तो इर्रेगुलर साइकिल हम किसे कहते हैं? जब पीरियड 21 दिन से पहले और 35 दिन से बाद आते हैं तो उसको हम कहते हैं इर्रेगुलर साइकिल। दूसरी चीज की फ्लो कितने दिन होना चाहिए? कम से कम 3 से 5 दिन का फ्लो नॉर्मल माना जाता है। हेवी फ्लो हम कब कहते हैं? जबकि बहुत ज्यादा आपको पैड चेंज करने पड़ रहे हैं, या फिर आपका बेड वेटिंग हो रही है, या आपके कपड़े गंदे हो रहे हैं, तो उसको एक्सेसिव फ्लो कहते हैं। तो वो भी एक तरह का एबनॉर्मल मेंस्ट्रुएशन। सबसे कॉमन कारण इसका है हार्मोनल इम्बैलेंस, जैसे कि थायराइड है, प्रोलैक्टिन है, पीसीओडी है। कभी कभी स्ट्रेस से भी आपके पीरियड डिस्टर्ब हो जाते हैं, मोटापे से हो जाते हैं, या फिर बहुत ज्यादा लीन एंड थिन लोग हैं उनमें भी पीरियड प्रॉब्लम आ सकती है। आप कोई दवा पे हैं या आप एंटी एंजाइटी मेडिकेशन पे हैं तो भी आपको पीरियड की दिक्कत आ सकती है। अगर पीरियड प्रॉब्लम के साथ आपको एक्ने भी है, आपको हेयर ग्रोथ भी है, या आपके बाल बहुत झड़ रहे हैं, तो हमें पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, जिसको हम पीसीओएस कहते हैं, आजकल उसको हम पीसीओएस कहते हैं, तो हमें उसको भी चेक करना है। कुछ महिलाएं जिनकी डिलीवरी हो चुकी है उनके लिए अगर कॉपर टी लगाया है तो हमें वो चेक करना है कि उसकी वजह से तो दिक्कत नहीं है, कोई एंडोमेट्रियोसिस तो नहीं है, कोई डायबिटीज तो नहीं है, या फिर कहीं पीरियड खत्म होने का समय तो नहीं आ रहा, या बच्चेदानी पे कोई घाव तो नहीं है। एक सवाल हमारे सामने आया है कि यूरिन इन्फेक्शन के लक्षण को हम कैसे पहचानें। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। और यूरिन इन्फेक्शन हमने देखा है कि महिलाओं में ज्यादा कॉमन है एज कम्पेयर टू जो मेल्स हैं, क्योंकि महिलाओं में यूरेथ्रा शॉर्ट होती है, महिलाओं में वेजाइनल एरिया भी बड़ा होता है, और कुछ ऐसी उम्र है महिलाओं में, जैसे कि प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, या मीनोपॉज के बाद की महिलाएं हैं, या फिर बच्चे हैं, या एल्डरली हैं, उनमें यूरिन इन्फेक्शन ज्यादा देखा गया है। या फिर आपको स्टोन्स हैं तो भी आपके लिए वो ज्यादा होगा, या आप इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, आप पानी कम पीते हैं, या आपके मल्टीपल पार्टनर्स हैं, तो भी आप यूरिन इन्फेक्शन के लिए हाई रिस्क हैं। तो हम कैसे जाने कि हमें यूरिन इन्फेक्शन है? उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट कि आपकी यूरिन की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, आपको बार बार यूरिन आएगा, या फिर आप यूरिन करके आए लेकिन आपको फिर लगता है कि मुझे फिर से यूरिन जाना है, जब आप जाते हैं तो यूरिन नहीं पास होता, या बूंद बूंद यूरिन आता है, या फिर यूरिन पास करने में आपको दर्द है, चाहे शुरुआत में चाहे आखिरी में, या रात भर आपको उठ उठ के यूरिन जाना पड़ रहा है।
ऐसे समय में हमें ये भी देखना है कि इन्फेक्शन तो नहीं है, पर ये भी जानना जरूरी है कि आपको कहीं शुगर तो नहीं है, क्योंकि शुगर होने से भी यही सिम्टम होगा जिसको कहते हैं हम पॉलीयूरिया। तो यूरिन इन्फेक्शन में जब सीवियर हो जाता है, यूरिन इन्फेक्शन कहाँ हो सकता है? वो यूरिथ्रा में हो सकता है, जहाँ से आप यूरिन पास करते हैं, या फिर वो यूरिनरी ट्रैक्ट में कहीं भी हो सकता है, चाहे वो किडनी हो चाहे वो यूरेटर हो। जब इन्फेक्शन सीवियर है यूरिन का, तो आपको साथ ही साथ फीवर भी आ सकता है, या आपको बैक एक भी हो सकता है। तो ऐसे में अगर कुछ भी सिम्टम है तो आपको अपना यूरिन टेस्ट कराना चाहिए, और सीधा दवा नहीं खानी चाहिए, और सेल्फ मेडिकेशन बिल्कुल नहीं करना है, और एंटीबायोटिक भी खुद से नहीं खानी है। जब हमें लगता है कि इन्फेक्शन है, अपने आप से सही नहीं हो रहा, पानी पी के भी ठीक नहीं हो रहा, सॉरी, तो आपको जाके इसको चेकअप जरूर कराना चाहिए। साथ ही साथ कभी कभी यूरिन इन्फेक्शन के साथ क्या होता है कि पेल्विक इन्फेक्शन या सेक्सुअल इन्फेक्शन भी हमने काफी कॉमनली देखा है। वो हमें कैसे पता चलेगा? उसके लिए हमें गायनेकोलॉजिस्ट पे जाके इंटरनल चेकअप करना इक्वली इम्पोर्टेंट है, और डॉक्टर विजिट होनी जरूरी है। तभी हमें पता चलेगा कि ये यूरिन इन्फेक्शन है कि ये सेक्सुअल इन्फेक्शन है। जो सेक्सुअल इन्फेक्शन है उसको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? उसके लिए बहुत जरूरी है कि आपका पार्टनर यानी कि मेल पार्टनर हमेशा कॉन्डोम यूज करे। वो आपको सेक्सुअल इन्फेक्शन से भी बचाएगा। सेक्सुअल इन्फेक्शन यानी कि क्लमाइडिया हो, गोनोरिया हो, ट्राइकोमोनास है, बैक्टीरियल वेजिनोसिस है, बहुत तरह के सेक्सुअल इन्फेक्शन हो जाते हैं। हेपेटाइटिस बी है, या फिर HPV वायरस है, जिससे कि कैंसर भी होते हैं। और जब ये इन्फेक्शन होते हैं तो कॉमनली आपको क्या सिम्टम होता है? पेल्विक पेन होगा, पेट में दर्द होना, वेजाइनल डिस्चार्ज होगा, और इचिंग होगी, या फिर यूरिनरी प्रॉब्लम भी हो सकती है। इसी का दूसरा नाम है रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन। साथ ही जब यूरिन इन्फेक्शन है तो महिलाएं हमारे पास आती हैं कभी कभी वेजाइनल इन्फेक्शन भी लेके, और ये दोनों के सिम्टम मोरलेस सेम ही होते हैं। तो जब तक हम एग्जामिनेशन ना करें तो ये क्लियर करना बहुत ही डिफिकल्ट रहता है कि किस तरह का इन्फेक्शन है, और तभी सही इलाज आपको मिल पाता है। तो वेजाइनल इन्फेक्शन में हमेशा जाके चेकअप कराना बहुत ज़रूरी है, तभी हमें सही इन्फॉर्मेशन मिलती है और सही तरह का इलाज हो सकता है। पर सबसे कॉमन वेजाइनल इन्फेक्शन जो हम अपने प्रैक्टिस में देखते हैं वो है यीस्ट इन्फेक्शन, जिसमें सबसे कॉमन सिम्टम क्या होता है? इचिंग, और वो एक से दूसरे को हो सकती है। ज़्यादातर महिलाओं में ये ज़्यादा कॉमन है, और इसकी खास बात यह है कि एक बार यदि वो ठीक भी हो जाता है तो ये फिर से होने लगता है, जिसको हम कहते हैं रिकरेंट यीस्ट इन्फेक्शन। तो इसको सही समय पर डायग्नोस करना इम्पोर्टेंट है, और सही समय पर दवाई लेना, और सेल्फ मेडिकेशन इसमें कभी भी नहीं करना, और कॉन्डोम यूज करना इक्वली इम्पोर्टेंट है। तो इस समय आप अपनी हेल्थ को नेग्लेक्ट ना करें। दूसरा सवाल जो हमारे पास आता है इसी प्रॉब्लम से रिलेटेड है कि हमें वेजाइनल वॉश या इंटीमेट वॉश यूज करना चाहिए कि नहीं। और हम देखते हैं कि बहुत सी महिलाएं इंटीमेट वॉश यूज करती हैं, फिर भी इन्फेक्शन होता है। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि वेजाइना जो है, वेजाइना में इन्फेक्शन जो है डिस्चार्ज के फॉर्म में ही निकलता है, और कुछ भी एबनॉर्मल सेल हो, बैक्टीरिया हो, वेजाइना उसको खुद ही डिस्कार्ड कर देती है। तो हमें उसके लिए वेजाइनल वॉश यूज करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। नॉर्मल साबुन से या गुनगुने पानी से आप क्लीन कर सकते हैं, वो उतना ही अच्छा है। ऐसा नहीं होता कि वेजाइनल वॉश यूज करने से हमें कोई एक्स्ट्रा फायदा होगा। कुछ लोगों को लगता है कि इससे वेजाइना की स्मेल गायब हो जाती है, तो हम यूज करना चाहते हैं, वो आप कर सकते हैं, लेकिन वेजाइना का अपना ओडर होता है, अपनी स्मेल होती है, उसके लिए हमें ये यूज करने की जरूरत नहीं है। कुछ लोगों में ये इन्फेक्शन ज्यादा कब होते हैं? जब उनके मल्टीपल पार्टनर्स हैं, जब वो अपने हाइजीन को मेंटेन नहीं कर पा रहे, या उनकी नींद अच्छी नहीं है तो उससे उनकी इम्यूनिटी कम हो गई, या बहुत वो स्ट्रेस लेते हैं, या वो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है, या उनको एनीमिया है, कोई ना कोई ऐसी प्रॉब्लम है, या बहुत अल्कोहल लेते हैं,
या फिर बहुत ज़्यादा स्मोक करते हैं तो उनको भी ये दिक्कत आ सकती है। जैसा कि हमने पहले भी बोला कि मीनोपॉज के बाद पोस्ट मीनोपॉजल लेडीज हैं, प्रेग्नेंट लेडीज हैं, या फिर बच्चे हैं जो 2 साल से कम के बच्चे हैं जो बहुत डायपर यूज करते हैं, उनमें भी ये प्रॉब्लम काफी कॉमन है। कई बार इसके लिए हम प्रिवेंट कैसे करें, इसके लिए हम प्रोबायोटिक देते हैं जो आपकी वेजाइनल हेल्थ और पीएच को मेंटेन करते हैं। और प्रोबायोटिक से जो वेजाइना का बैक्टीरिया है वो हेल्दी रहता है और उसकी पीएच जो है वो मेंटेन करना जरूरी होता है ताकि इन्फेक्शन बाहर का ना लग पाए। यूजुअली जो भी इन्फेक्शन हो रहा है वो वेजाइना के जो ऑर्गेनिज्म है उसी से हो जाता है, तो हमें उसको रोकना है और हमेशा कॉन्डोम यूज करना है। जो भी डिटर्जेंट्स आते हैं, जो भी केमिकल्स आते हैं वेजाइनल वॉश में, प्रिफरेबली उसको हम ना यूज करें और अपनी पर्सनल हाइजीन का ध्यान रखें। पानी बराबर पिएं, क्लीनलीनेस का ध्यान रखें, सही समय पर नहाए धोएं और जब जरूरी है तो अपने डॉक्टर से जरूर संपर्क करें। जब हमने बात की इंटीमेट वॉश की, तो इंटीमेट वॉश करना गलत नहीं है, लेकिन ये आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमें वेजाइना को वॉश करना है और जब क्लीन करना है तो आगे से पीछे करना है और पीछे से आगे नहीं। एक और कॉमन सवाल आता है कि हमें वेजाइनल डूशिंग करनी चाहिए कि नहीं। तो वेजाइनल डूशिंग बिल्कुल नहीं करनी चाहिए क्योंकि उससे रिस्क ऑफ सेक्सुअल इन्फेक्शन और भी ज्यादा बढ़ जाता है। और वो महिलाएं जिनकी इम्यूनिटी कम है उनको रिस्क ऑफ HIV, जिसको हम एड्स कहते हैं, रिस्क ऑफ जेनाइटल वॉर्ड्स जो कुछ ग्रोथ हो जाती है, क्लमाइडिया, गोनोरिया, इनके इंसिडेंट्स बढ़ जाते हैं। तो इन महिलाओं को अपना सेक्सुअल हेल्थ स्क्रीन जरूर करना चाहिए, पैप स्मीयर जरूर करना चाहिए, क्योंकि वो एक तरह का ऐसा कैंसर है जिसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं और उसके लिए हमारे पास बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं। उसको बनने में बहुत समय भी लगता है, तो सही समय पर अगर हम रेगुलर टेस्टिंग अपनी कराएंगे तो हमें ऐसी बीमारी नहीं होगी। तो अब तक हमने बात करी कि मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम रिलेटेड क्या दिक्कतें आ सकती हैं महिलाओं को, उनको गायनी के पास कब जाना चाहिए, क्या वो मिस्टेक्स करती हैं जो उन्हें नहीं करनी चाहिए, वेजाइनल इचिंग का क्या सॉल्यूशन है, वेजाइनल वॉश हमें कब यूज करना है, और साथ ही साथ अगर पेल्विक पेन या लोअर एब्डोमेन पेन है तो उसके लिए हमारे पास क्या सॉल्यूशन है और क्या उसके कारण हो सकते हैं। अब हम सेकंड पार्ट में जाते हैं जिसमें हमें ये प्लान करना है कि हमारी शादी हो चुकी है, तो अगर हमें प्रेगनेंसी नहीं प्लान करनी तो अनवांटेड प्रेगनेंसी कैसे ना हो, कि हमें नहीं चाहिए और प्रेगनेंसी हो गई ऐसा नहीं होना चाहिए ताकि हम अबॉर्शन की तरफ ना जाएं। और दूसरी चीज कि यदि हमें प्लान करनी है तो उसकी सही उम्र क्या होगी। तो सही उम्र प्लान करने के लिए जैसे कि पहले होता था, आप मानो कम से कम 20 साल पहले या 15 साल पहले, कि 20 साल में शादी हो जाती थी और 21 साल पर बच्चा हो जाता था, और यही मान्यता चली आ रही है कि औरत का जीवन माँ बनने के बाद ही पूरा होता है और उसी से सेटिस्फेक्शन होता है। असल में महिलाओं को गर्भवती होने की क्षमता प्यूबर्टी से ही हो जाती है, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है जो उनके अंडेदानी में अंडे हैं वो धीरे धीरे कम होने लगते हैं। और सभी एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि प्रेगनेंसी होने के लिए सबसे सही उम्र 20 से 30 साल के अंतर्गत है। अगर 1 साल तक प्रेगनेंसी ना हो, 20 से 30 साल की उम्र के आप हैं, तभी आपको अपने डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। पर अगर 30 साल से उम्र आपकी ज्यादा है तो आप 6 महीने कोशिश करें और फिर भी ना हो तो आपको अपने डॉक्टर से दिखाना चाहिए। तो जैसे जैसे उम्र बढ़ती है 35 साल के बाद, वैसे वैसे प्रेगनेंसी होने का चांस कम होता है, क्योंकि अंडेदानी के अंडे भी कम होते हैं और उसकी क्वालिटी भी उतनी सही नहीं रहती। और 30-35 साल में आपको शुगर, ब्लड प्रेशर, दूसरी प्रॉब्लम आने का भी खतरा बढ़ जाता है। इस समय पे 20 से 30 साल में हम प्रेगनेंसी करेंगे तो हमारे रिस्क फैक्टर भी कम होंगे। और जैसे उम्र बढ़ती है तो हम प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड ब्लड प्रेशर को बोलते हैं प्री एक्लेम्सिया, या प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड डायबिटीज को हम कहते हैं जेस्टेशनल डायबिटीज, या हाई ब्लड प्रेशर, या मिस कैरेज जो अबॉर्शन है उसका रिस्क बढ़ जाता है, स्टिल बर्थ का रिस्क बढ़ जाता है, प्री मैच्योर डिलीवरी उनमें
ज़्यादा देखी गई है, या क्रोमोसोम एबनॉर्मेलिटी मतलब कि बर्थ डिफेक्ट और डाउन सिंड्रोम के केस भी बढ़ जाते हैं जैसे जैसे उम्र बढ़ती है। तो हम क्या करें कि प्रेगनेंसी बिल्कुल सही से हो, या 30 से 35 साल के अंदर हो जाए या 30 साल के अंदर हो जाए। पर यदि आपकी शादी लेट हुई है तो आजकल एक नई टेक्नोलॉजी आई है जिसको हम कहते हैं एग फ्रीजिंग। तो आप अपने एग भी स्टोर करवा सकते हैं और फिर जब आप चाहें तो आप अपनी प्रेगनेंसी प्लान कर सकते हैं, क्योंकि ये आपकी अपनी इच्छा है कि आप प्रेगनेंसी कम प्लान करना चाहते हैं। लेकिन हेल्दी प्रेगनेंसी होने के लिए हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है कि हमारा वजन सही है, जिसको कहते हैं हेल्दी बीएमआई। दूसरी चीज़, हमारी डाइट कैसी है, हमें हेल्दी डाइट लेना है। हम अल्कोहल और स्मोकिंग तो नहीं करते, अगर करते हैं तो उसको छोड़ना है, क्योंकि धूम्रपान का साइड इफेक्ट न फर्टिलिटी पर तो है ही, पर प्रेगनेंसी पर भी है और बच्चे पर भी है और आपके खुद पर भी है। तो हमें उसका ध्यान रखना है। चाय कॉफ़ी इंटेक आपका कितना है वो सही करना है। आपका शुगर कैसा है, आपका ब्लड प्रेशर कैसा है, आपको खून की कमी तो नहीं है, इन सब चीज़ों का आपको ध्यान ध्यान देना है। एक वैक्सीनेशन होता है जिसको हम कहते हैं रूबेला वैक्सीनेशन, वो आपको बचपन में लगा है कि नहीं, उसकी हम इम्यूनिटी भी चेक करते हैं। और एक टेस्ट हम कराते हैं, कुछ चीज़ें जो जेनेटिकली ट्रांसमिट होती हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, जिसको हम कहते हैं स्क्रीनिंग फॉर थैलेसीमिया। वो टेस्ट भी प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले हम जरूर कराते हैं। आजकल महिलाएं बहुत जागरूक हैं और स्पेशली हमारे सेंटर में लोग आते हैं जब भी उन्हें प्रेगनेंसी प्लान करनी है, ताकि हेल्दी प्रेगनेंसी हम प्रेगनेंसी होने से पहले ही हेल्दी वुमन होगी तो हेल्दी प्रेगनेंसी, हेल्दी बेबी और हेल्दी आउटकम होगा। तो हमारी यही सलाह रहती है कि आप प्रेगनेंसी जल्दी से जल्दी प्लान करें ताकि आपको फर्टिलिटी की प्रॉब्लम ना हो और एबनॉर्मल बेबीज या मेल फॉर्मेशन की दिक्कत ना हो और आपको फर्टिलिटी ट्रीटमेंट पर नहीं जाना पड़े। तो एडवांस एज में प्रेगनेंसी होना सही नहीं है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, जब प्रेगनेंसी हो जाती, कुछ प्रॉब्लम्स हम देखते हैं महिलाओं में जो काफ़ी कॉमन है, जैसे कि रसोली होना। आप कई बार अल्ट्रासाउंड कराते हैं या रूटीन हेल्थ चेकअप कराते हैं तो उसमें आपको दिखता है कि अल्ट्रासाउंड में रसोली आई है। तो रसोली का दूसरा मीनिंग है कि फाइब्रॉइड या यूट्राइन फाइब्रॉइड। तो यूट्राइन फाइब्रॉइड बच्चेदानी का ही एक पार्ट है, वो उसकी वॉल में भी हो सकता है, उसके बाहर भी हो सकता है, उसके अंदर भी हो सकता है जिसको हम कहते हैं सबम्यूकस फाइब्रॉइड, उसके वॉल में होता है जिसको हम कहते हैं इंट्राम्यूरल, और बाहर की तरफ होता है उसको कहते हैं सबसीरस फाइब्रॉइड। तो कुछ इनमें से कुछ ऐसे फाइब्रॉइड हैं जो ब्लीडिंग प्रॉब्लम करते हैं, जो पेन करते हैं, और कुछ बड़े होके इतने बड़े भी हो जाते हैं कि हमें आपके एब्डोमेन से फील होने लगते हैं, या महिलाएं हमारे पास ही आती हैं कि हमें ये गांठ पेट में महसूस हो रही है जो कि पहले नहीं थी। तो जब ये इतने बड़े हो जाते हैं कि हमें ऊपर से फील होने लगे तो इनको निकालना ज़रूरी है, क्योंकि जितना बड़ा होगा उतना कैंसर का रिस्क है। हालांकि फाइब्रॉइड जो है एक बेनाइन ट्यूमर है यूट्रस का, तो उसमें कैंसर का रिस्क बहुत ही कम है या ना के बराबर है। तो इस फाइब्रॉइड को यूजुअली हमें निकालना नहीं पड़ता है और इसी के साथ हम प्रेगनेंसी प्लान करते हैं और ये दिक्कत नहीं देता तो हम महिलाओं को फॉलोअप के लिए रखते हैं। लेकिन कुछ ऐसे फाइब्रॉइड हैं जिससे कि पीरियड में बहुत हैवी ब्लीडिंग है या बहुत ज़्यादा दर्द है या यूरिन में प्रेशर सिम्टम आने लगते हैं या ब्लीडिंग पीरियड्स के बीच में होने लगती है, तो हमें इन फाइब्रॉइड को कई बार निकालना भी पड़ता है। इसको हम कहते हैं मायोमेक्टमी। तो मायोमेक्टमी करने का तरीका, पहले हम पेट खोलकर किया करते थे जिसको कहते थे लेप्रोटमी, मतलब पेट खोल के इंसिशन लगा के निकालते थे। आजकल वही काम हम दूरबीन से करने लगे। तो बहुत सी चीजें और बहुत से ऑपरेशन अब दूरबीन द्वारा हो जाते हैं, चाहे रसोली निकालना है, चाहे ओवेरियन सिस्ट का इलाज है, और चाहे बच्चेदानी निकालनी पड़े। बहुत से ऐसे ऑपरेशन हैं जो हम दूरबीन से कर पाते हैं और टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो गई है। कुछ साल पहले, बहुत साल पहले, बच्चेदानी के अंदर भी कोई अगर ट्यूमर है या कोई गांठ है उसके लिए हमें बच्चेदानी को कट करके ही वो ऑपरेशन करना पड़ता था। लेकिन अब बच्चेदानी के अंदर भी हम दूरबीन डाल के देख पाते हैं और वहीं से उसका इलाज कर पाते हैं, जिस इस ऑपरेशन का नाम है
हिस्ट्रोस्कोपी। हिस्ट्रो यानी कि बच्चेदानी, और बच्चेदानी को भी हम दूरबीन से देख पाते हैं। तो अब टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है कि बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिसके लिए आपको अगर भर्ती होना पड़ता है, चाहे 1 दिन या 2 दिन में आपका डिस्चार्ज हो जाता है और हॉस्पिटल स्टे कम हो जाता है। आपका पोस्ट ऑपरेटिव जो ऑपरेशन के बाद का दर्द है वो भी कम हो जाता है। तो इन चीज़ों से आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे इंस्ट्रूमेंट भी बहुत अच्छे हैं और बहुत सारे डॉक्टर अब इस चीज़ को करने में स्किल्ड हैं। यानी कि उनके बहुत सबको बहुत एक्सपीरियंस है इसी फील्ड में। अब जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, 30s की उम्र में हमें प्रेगनेंसी, जैसा मैंने आपको बताया, प्रेगनेंसी हमें प्लान करनी चाहिए। और हम अगर प्रेगनेंसी नहीं प्लान कर रहे हैं तो हम एग फ्रीजिंग भी करा सकते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं कि हमारी जब उम्र बढ़ती जा रही है, कुछ महिलाओं को 40 साल की उम्र में ही पीरियड में डिस्टरबेंस आने लगते हैं, यानी कि उनको पीरियड खत्म होने का समय आ गया, जिसको हम कहते हैं प्री मैच्योर मीनोपॉज या प्री मैच्योर ओवेरियन फेलियर। कब होता है प्री मैच्योर? जबकि 40 साल के आसपास ही पीरियड में दिक्कत आने लगे और धीरे धीरे जाके पीरियड खत्म हो जाए। तो जल्दी मीनोपॉज होने से क्या दिक्कत आ सकती है? जल्दी मीनोपॉज से ये दिक्कत है कि आपकी ओवेरियन फंक्शन जो है वो कम हो गया, और जब ओवेरियन फंक्शन कम होने लगता है तो उससे क्या दिक्कत आती है? ईस्ट्रोजन जो फीमेल हार्मोन है उसकी कमी हो जाती है शरीर में। उसकी कमी से हार्ट की प्रॉब्लम बढ़ जाती है, आपकी हड्डियां कमजोर होने लग जाती हैं, और कुछ ऐसे कैंसर हैं जो मीनोपॉज के बाद ज्यादा कॉमन है, तो आपके लिए वो समय बहुत लंबा हो जाता है। और आजकल महिलाओं की उम्र भी बढ़ रही है क्योंकि इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी है, तो हमारी जो एज है वो भी एडवांस हो गई है। पहले एवरेज एज फॉर लिविंग जो था 65 के 70 के बीच में था, लेकिन अब वो 75 टू 80 के बीच में पहुंच गया है। तो बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं हमारे देश में भी और वर्ल्ड वाइड भी जो कि मीनोपॉज की रेंज में हैं, जिनके पीरियड खत्म हो चुके हैं। इस समय पर हमें क्या चीजों का ध्यान रखना है कि हमारी हड्डियां सही रहें। और सबसे कॉमन प्रॉब्लम हड्डियों में कहाँ होती है? हमारे जोड़ों में होती है, जिसको कहते हैं नी जॉइंट। तो आपने देखा होगा आपके घर में, आपके रिश्तेदारों में, कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको जोड़ों में दर्द शुरू होने लगता है। और ये किस वजह से होता है? इसको हम कहते हैं ऑस्टियोपीनिया या ऑस्टियोपोरोसिस। हड्डियां कमजोर होने लगती हैं। तो बोन हेल्थ एक बहुत इंपॉर्टेंट विषय है जिसके बारे में हम ध्यान नहीं देते, और इसकी दिक्कतें आती हैं 50 साल या 40 साल के बाद की महिलाओं को। तो बोन कमजोर होने की वजह से फ्रैक्चर भी हो जाते हैं और कमजोरी भी आने लगती है। तो ये इम्पोर्टेंट है हमें जानना कि ऑस्टियोपोरोसिस या ऑस्टियोपीनिया, कौन ऐसे लोग हैं जिनको ये रिस्क ज्यादा है। सबसे पहले फीमेल्स को ज्यादा है एज कम्पेयर टू मेल्स। औरतों में हम बहुत ज्यादा देखते हैं कि जोड़े खराब होते हैं, नी जॉइंट रिप्लेसमेंट हमें कराना पड़ता है। दूसरी चीज कि आपकी उम्र, किस उम्र में आपको मीनोपॉज हुआ। जल्दी हो गया तो आपको ये प्रॉब्लम जल्दी होगी, लेट हो गया तो आपकी हड्डियां सही रहेंगी। आप विश्व में किस भाग को बिलोंग करते हैं? तो अगर आप एशियन हैं, आप कॉकेशियन है, तो आपको रिस्क ज्यादा होगी। तीसरी चीज, आपकी अगर फैमिली हिस्ट्री है तो आपको भी ये रिस्क ज्यादा है दूसरे लोगों के कंपैरिजन में। आपकी डाइट कैसी है उस पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपकी सेडेंट्री लाइफस्टाइल है या फिर आप एक्सरसाइज कर रहे होते हैं। यदि आप एक्सरसाइज नहीं करते तो भी आपकी हड्डियां जल्दी कमजोर होती हैं। आप थायराइड मेडिकेशन पे हैं या आपको और कोई बीमारी या दवा चल रही है, या आप स्मोक करते हैं या आप अल्कोहल लेते हैं, तो आपके रिस्क बढ़ जाता है। जैसे आप थायराइड या पैराथायराइड ग्लैंड की दिक्कत है, या फिर आपको कोई हार्मोनल प्रॉब्लम है, कोई ईटिंग डिसऑर्डर्स है, तो इन सब वजह से आपकी बोन जल्दी कमजोर होने लगती है। पर अब हम क्या करें और हम अपनी हड्डियों को कैसे सही रखें? तो हमें क्या ध्यान रखना है कि हमारा खाने में कैल्शियम रिच फूड, जैसे डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, अगर आप फिश ईटर हैं तो आप फिश खाइए। सैल्मन फिश है, उसमें बहुत अच्छा सोर्स है। आप बादाम खाइए, आप टोफू ले सकते हैं, आप सोया प्रोडक्ट्स ले सकते हैं, जिससे कि आपकी बोन हेल्थ सही रहे।
दूसरी चीज कि आपका कैल्शियम रिक्वायरमेंट भी बढ़ जाता है 40-50 साल की उम्र में, क्योंकि बोन की जो थिकनेस है, जो डेंसिटी है, वो कम होने लग जाती है और मसल भी कमजोर होने लगती है। तो आपकी कैल्शियम रिक्वायरमेंट 1 ग्राम से 1500 ग्राम पर डे हो जाती है, जो कि हम कैल्शियम नहीं खाते। तो कैल्शियम हमें जरूर लेना चाहिए। इसका डर नहीं रखना है कि कैल्शियम खाएंगे तो हमें स्टोन हो जाएगा। तीसरी इंपॉर्टेंट विटामिन क्या है, वो है विटामिन डी। तो विटामिन डी की नीड भी बड़ी उम्र में बढ़ती जाती है। तो पर डे 1000 से 2000 इंटरनेशनल यूनिट की हमारी रिक्वायरमेंट है, जो कि धूप से पूरी नहीं हो पाती। चौथी चीज कि हम किस तरह की एक्सरसाइज करते हैं और क्या हम वेट बेयरिंग एक्सरसाइज करते हैं कि नहीं, जैसे कि रनिंग है, जॉगिंग है, या फिर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग है, या कार्डियो है। हम किस तरह की एक्सरसाइज कर रहे हैं जिसकी बोन को स्ट्रेंथ मिले। और अगर आप 60 ईयर्स एंड अबव हैं तो आपको अपनी बोन डेंसिटी जरूर चेक करनी चाहिए, और जरूरत पड़े तो बोन डेंसिटी बढ़ाने की कुछ दवाइयां आती हैं जो आपके डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करेंगे, तो वो जरूर लेना चाहिए। तो अब हम उस उम्र पे आ गए कि पेरी मीनोपॉज और मीनोपॉज में औरतों को किस बात का ध्यान रखना है। तो यदि आपकी मदर या आपकी नानी, आपकी दादी, जो 40 साल या 45-50 ईयर्स एंड अबव है, तो उन्हें अब क्या क्या रिस्क हो सकता है, उनके लिए आपको जरूरी है गायनेकोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्या क्या टेस्ट करना है कि सर्वाइकल कैंसर का आप टेस्ट कराइए, ब्रेस्ट कैंसर का आप टेस्ट कराइए। आपके घर में अगर ओवेरियन कैंसर, कोलन कैंसर का रिस्क है तो आप उसके लिए भी स्क्रीनिंग टेस्ट करा सकते हैं। और कई बार हमारे पास जेनेटिक टेस्टिंग भी अवेलेबल है। यदि पीरियड बंद होने के बाद आपको फिर से ब्लीडिंग होती है तो सबसे कॉमन हम देखते हैं कि यूट्राइन कैंसर की बच्चेदानी का कैंसर भी हो सकता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि सर्वाइकल कैंसर के लिए हम क्या करें। उसके लिए हम करते हैं जो टेस्ट जिसका नाम है पैप्समियर, जो कहाँ से किया जाता है, बच्चेदानी के मुंह से किया जाता है। और वो बहुत ही सिंपल टेस्ट है, किसी भी ओपीडी में हो सकता है, जहाँ पे कि लाइट है और स्पेक्यूलम है, और इसको हम फट से टेस्ट के लिए भेज देते हैं। इसमें हम दो चीजें देखते हैं, एक तो कि जो बच्चेदानी का मुंह है उसके ऊपर जो सेल है उनमें कोई बदलाव तो नहीं आया, और दूसरी चीज जो वायरस है जिससे ये कैंसर होता है, जिस वायरस का नाम है HPV वायरस, उस वायरस को भी हम टेस्ट करते हैं। तो यदि आप हाई रिस्क वायरस की रेंज में आते हैं तो हम वो टेस्ट जल्दी जल्दी कराते हैं। यदि आप नेगेटिव रेंज में आ जाते हैं तो हम 5 साल में एक बार कराते हैं। और अगर आप हाई रिस्क हैं कोई भी वजह से तो आपका टेस्ट उससे भी जल्दी होगा, क्योंकि अब रिसर्च द्वारा हमें ये पता चल गया है कि HPV वायरस जो है उसी से सर्वाइकल कैंसर, वेजाइनल कैंसर, वल्वल कैंसर, एनल, रेक्टल, हेड एंड नेक का, थ्रोट कैंसर, सब इसी से होते हैं। और बहुत एक्सटेंट तक हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं यदि हमने सही उम्र पे अपनी वैक्सीनेशन ले ली। सर्वाइकल कैंसर का और रिस्क फैक्टर क्या है, वो महिलाएं जिनकी जल्दी उम्र में शादी हो जाती है, वो महिलाएं जिनके मल्टीपल पार्टनर्स हैं, या वो महिलाएं जिनके बार बार टेस्ट में HPV रिजल्ट पॉजिटिव आ रहा है, या उनकी इम्यूनिटी बहुत कम है कोई भी कारणवश, या वो बहुत स्मोक करती हैं तो उसकी वजह से भी ये रिस्क बढ़ जाती है। जिनके बार बार या बहुत सारे बच्चे होते हैं वो भी इस कैटेगरी ऑफ रिस्क में आ जाती हैं। तो हमें इन सब चीजों का ध्यान रखना है। और कुछ महिलाएं जिनकी न्यूट्रिशन पुअर है उनमें भी देखा गया है कि ये कैंसर ज्यादा है। यूजुअली फैमिली हिस्ट्री इसमें बहुत रोल नहीं प्ले करती, पर फिर भी फर्स्ट डिग्री रिलेटिव में थोड़ा सा रिस्क ज्यादा हो सकता है। तो सर्वाइकल कैंसर नंबर 2 कैंसर है हिंदुस्तान में। कुछ समय पहले ये नंबर 1 पे था, पर अब कुछ सालों से, शायद 2022 से, ब्रेस्ट कैंसर जो है नंबर 1 पे आ गया है, और ये बहुत तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। तो हमें सही समय पर एक्शन लेना है और जहां तक हो सके इसको प्रिवेंट करना है, जहां तक हो सके इसको अर्ली डिटेक्ट करना है, तभी हम सही इलाज कर पाएंगे और तभी हम आपको फायदा दे पाएंगे। इसीलिए हम कहते हैं कि स्क्रीनिंग टेस्ट आप जरूर करेंगे। और सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग करने की वजह से हम बहुत से कैंसर को होने से भी रोक सकते हैं, क्योंकि ये बहुत जल्दी हमें डिटेक्ट हो जाता है और पता चल जाता है। दूसरा कॉमन कैंसर जो कि है ब्रेस्ट कैंसर। ब्रेस्ट कैंसर का क्या कारण है,
बहुत बार हम ये जान ही नहीं पाते, लेकिन हमने बहुत बार ऐसे लोगों को ब्रेस्ट कैंसर होते देखा है जिनके कोई भी रिस्क फैक्टर नहीं है, फिर भी हो गया। तो अगर आप औरत हैं, आप एक लेडी हैं, तो आप खुद ही एक रिस्क पे हैं। तो बीइंग अ वुमन इटसेल्फ इज अ रिस्क फैक्टर। पहले हम कहते थे कि आपकी उम्र बहुत ज्यादा हो गई इसलिए आपको ये कैंसर हो गया, लेकिन अब कम उम्र में भी हमने ब्रेस्ट कैंसर देखा है। जिनको कोई रिस्क नहीं है उनको भी देखा है। इसलिए हम क्या कहते हैं कि आपको अपनी स्क्रीनिंग जरूर करनी चाहिए। स्क्रीनिंग मतलब कि आप सेल्फ एग्जामिनेशन करें, हर महीने में एक बार खुद से करें और महीना खत्म होने के बाद करें। साल में एक बार आप डॉक्टर से हेल्थ चेकअप करवाइए और ब्रेस्ट एग्जामिन करवाइए, और साल में एक बार आप एनुअल चेकअप, जिसमें हम कहते हैं मैमोग्राफी, जो एक्सरे है ब्रेस्ट का, वो जरूर कराइए। बहुत लोग इससे डरते हैं कि इससे हमें दर्द होता है, लेकिन हमें दर्द से डरने की जरूरत नहीं है। जरूरत ये है कि हमें सही समय पर और सही उम्र में डायग्नोस करना है, ताकि हम आपको क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी दे पाए। तो पहले हम कहते थे कि बड़ी उम्र है, 40 साल से बड़ी है तो आपको कैंसर होगा, लेकिन ये सब चीजें अब चेंज हो गई। दूसरी चीज की दूसरा रिस्क फैक्टर है जेनेटिक रिस्क फैक्टर, कि आपके अंदर कौन सी जीन्स है जिसको आपको ये प्री डिस्पोज करता है। तीसरी चीज कि आपको पीरियड जल्दी शुरू हो गए, लेकिन पीरियड खत्म बहुत लेट उम्र में हुए, तो आपका ईस्ट्रोजन एक्सपोजर बॉडी में ज्यादा है, तो आपको रिस्क बढ़ गया। चौथा कारण कि आपको एक तरफ ब्रेस्ट में कैंसर था, तो ये भी हो सकता है कि आपको दूसरी तरफ हो जाए, या आपको ब्रेस्ट में लंप था जिसमें एटिपिकल चेंजेस थे पर हमने उस पर एक्शन नहीं लिया, या फिर वो हमने निकलवा दिया लेकिन फिर भी हमने देखा कुछ समय बाद वो फिर से बन गया या दूसरी तरफ आ गया। फैमिली हिस्ट्री में अगर फर्स्ट डिग्री रिलेटिव, आपका इमीडिएट रिश्तेदार, यानी कि आपकी मदर, आपकी सिस्टर, आपकी डॉटर, फर्स्ट डिग्री अगर रिलेटिव को है, तो भी आपका रिस्क बहुत ज्यादा है। हमने ये भी देखा कि जरूरी नहीं है ब्रेस्ट कैंसर सिर्फ फीमेल्स को होगा, मेल्स को भी ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। और फर्स्ट डिग्री मेल रिलेटिव जिसको कैंसर ब्रेस्ट है, उनमें भी उनके रिलेटिव्स में भी औरतों को कैंसर रिस्क बढ़ जाता है। और अगर आपको कोई भी कारणवश रेडियोथेरेपी मिली हो तो भी आप एक रिस्क पे हैं। तो कुछ ऐसे फैक्टर हैं, ये फैक्टर जो कि हम मॉडिफाई नहीं कर सकते, कि आपकी जेनेटिक हिस्ट्री क्या है इसको हम चेंज नहीं कर सकते, आप फीमेल हैं इसको हम नहीं बदल सकते। पर कुछ ऐसी चीजें जो हमारे कंट्रोल में, जैसे कि फिजिकल एक्टिविटी हो जो ब्रेस्ट कैंसर रिस्क को कम करेगी, आपका मोटापा हो जो आपके कंट्रोल में, आपकी स्मोकिंग है, आपकी अल्कोहल है जो आपके कंट्रोल में। तो दूसरी चीज की क्या आपने ब्रेस्ट फीड किया है। तो यदि आप ब्रेस्ट फीड करते हैं बच्चों को पैदा होने के बाद, तो भी आपके ब्रेस्ट कैंसर की रिस्क कम हो जाती है। तो हमने दो कैंसर के बारे में बात की, सर्वाइकल कैंसर और यूट्राइन कैंसर। तो ग्रह शोभा की तरफ से ये मैसेज सिर्फ यंग गर्ल्स को नहीं है, हर उम्र की महिलाओं के लिए इम्पोर्टेंट है जानना, क्योंकि आपके रिश्तेदारों का ध्यान भी आप तब रख पाएंगे जब आपको ये पता है कि हमें किस चीज के लिए हमारे डॉक्टर के पास जाना जरूरी है। तीसरा कॉमन कैंसर जो हम औरतों में देखते हैं वो है ओवेरियन कैंसर, और चौथा है एंडोमेट्रियल कैंसर। तो जो ओवेरियन कैंसर होता है, जो अंडाशय या अंडेदानी का कैंसर है, वो यूजुअली बहुत लेट पता चलता है, क्योंकि थर्ड स्टेज या फोर्थ स्टेज में, क्योंकि उसके सिम्टम बहुत लेट आते हैं, या सिम्टम ऐसे होते हैं जो हम डायग्नोस नहीं कर पाते, कि भूख नहीं लग रही, वजन कम हो रहा है, पेट फूल रहा है, कम खाया तो भी हमें ब्लोटिंग सेंसेशन हो रही है, और बहुत देर में मालूम चलता है कि इसका कारण कुछ और है। एक कोलन कैंसर है, वो भी महिलाओं में कॉमन है, पर वो यूजुअली फैमिली हिस्ट्री में, और वो वेस्टर्न कंट्रीज में ज्यादा है। तो यूट्रस के कैंसर के क्या रिस्क फैक्टर है, कि उम्र आपकी 50 साल से ऊपर है, आप ओबीस हैं, आपके अंदर ईस्ट्रोजन वाला जो हार्मोन है वो बहुत ज्यादा बन रहा है, चाहे वो कोई भी कारणवश हो, आपकी मोटापा ज्यादा है, आपकी जेनेटिक हिस्ट्री है, आपकी डायबिटीज है, या आपकी हाइपरटेंशन है, ये सब भी आपके लिए रिस्क फैक्टर है। या आपने ब्रेस्ट कैंसर का इलाज लिया है जिसमें एक दवा दी जाती है, उसकी वजह से भी ये कैंसर बढ़ जाता है, या आपकी डाइट में बहुत ज्यादा फैट का कंटेंट है, वो भी आपके रिस्क को बढ़ाता है, या कोई भी ऐसा कारण जिसकी वजह से आपको ईस्ट्रोजन आपकी बॉडी में ज्यादा है, तो वो आपके कैंसर के रिस्क को और भी ज्यादा बढ़ाता है।
तो मीनोपॉज का ये समय है जब आपको अपना ध्यान बेशक पूरा रखना है, अपने वजन को कंट्रोल में करना है, अपनी बोन्स का ध्यान रखना है। इस समय पर आपकी हार्ट की जो हेल्थ है वो भी डिटीरियोरेट होने लगती है, क्योंकि हार्ट के जो फंक्शन है, जो हार्ट अटैक का रिस्क है, जो स्ट्रोक का रिस्क है, सब कुछ ईस्ट्रोजन मात्रा की कमी होने से बढ़ने लगता है। तो कैंसर स्क्रीनिंग के लिए आपको क्या क्या टेस्ट करने चाहिए? जैसे कि ओवेरियन कैंसर है, उसके लिए कुछ ब्लड टेस्ट किए जाते हैं जिनको हम ट्यूमर मार्कर कहते हैं। हालांकि ट्यूमर मार्कर करने से हमें बहुत फायदा नहीं होता, तभी हम करते हैं जब हमें अंडाशय में कोई गांठ दिखाई देती है, या आपकी बहुत स्ट्रांग फैमिली हिस्ट्री है, या कोई एग्जामिनेशन में हमें गांठ महसूस होती है। दूसरी चीज, जब अगर हम हर साल या अपने हेल्थ चेकअप में अल्ट्रासाउंड कराएं तो हमें सही समय पर पता चल जाता है। जो कैंसर सर्विक्स है या सर्वाइकल कैंसर, उसके लिए हम पैप्समियर करते हैं। उसमें हमें कोई शक की चीज मिलती है, कोई एबनॉर्मल सेल मिलता है, तो हम और भी ज्यादा इन्वेस्टिगेट करते हैं ताकि हम सही समय पर जान पाए कि ये प्री कैंसर कंडीशन में तो नहीं कन्वर्ट हो रहा। और यूट्राइन कैंसर जानने का भी सीधा कोई तरीका नहीं है, लेकिन रूटीन हेल्थ चेकअप में हम देखते हैं कि बच्चेदानी की जो लाइनिंग है वो मीनोपॉज के बाद बहुत ही घट जानी चाहिए, या 4 mm जिसका हम कट ऑफ मानते हैं, उससे अगर ज्यादा है तो हमें देखना है कि कोई पॉलिप वगैरह तो नहीं है जो कि आगे कैंसर में बदल सकता है। तो इससे पहले कि मैं आज का सेशन बंद करूं, तो मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ कि आप क्या टेस्ट करा सकते हैं। जो अगर आप 50 साल से बड़ी उम्र की एज में, आप अपनी बोन डेंसिटी चेक रखिए, आप अपने ब्लड प्रेशर का ध्यान रखिए, आप ब्रेस्ट एग्जामिनेशन कराइए, खुद भी करना सीखिए और डॉक्टर से भी करवाइए। सर्वाइकल कैंसर के लिए स्क्रीनिंग टेस्ट अवेलेबल है, वो जरूर करना है। आपके कोलेस्ट्रॉल यानी कि हार्ट हेल्थ के लिए कोलेस्ट्रॉल का चेक करना है। यदि आपका वजन बढ़ रहा है, कई बार मीनोपॉज के बाद वजन बढ़ने लगता है, उसको कंट्रोल करना है। अपनी डाइट को आपको रेगुलेट करना है। कुछ वैक्सीनेशन हैं जो आपको इस उम्र में लेने चाहिए, वो कराने। और डॉक्टर से अपना फिजिकल चेकअप कराना ना भूलें। तो वो क्या टिप्स हैं जो आपको माइंड में रखनी है, वो है कि हर साल में एक बार आप अपने गायनी डॉक्टर से जरूर मिलिए, अपना जनरल हेल्थ चेकअप कराइए, अपना ब्रेस्ट एग्जामिनेशन कराइए, डेंटल चेकअप कराइए, क्योंकि दांत की भी उतनी ही वैल्यू है जैसे उम्र बढ़ती है। अपना आई चेकअप कराइए। अगर सही उम्र में आपने प्रेगनेंसी नहीं प्लान की और आप 35-40 वर्ष के हो गए, तो आप फर्टिलिटी एक्सपर्ट या गायनेकोलॉजिस्ट से भी अपना चेकअप शेड्यूल करा सकते हैं। अपनी डाइट का ध्यान रखिए, रेगुलर एक्सरसाइज करिए जो कि इक्वली इम्पोर्टेंट है। अपनी बोन हेल्थ के लिए आपको क्या करना है कि ऑस्टियोपोरोसिस ना हो, हार्ट चेकअप के लिए क्या करना है, वो सब चीजें कराइए। क्योंकि अब तक हमने जाना कि सबसे टॉप 10 थ्रेट्स क्या है टू वुमेन इज कैंसर, सबसे इम्पोर्टेंट। दूसरा हार्ट डिजीज, स्ट्रोक, जो कई महिलाएं आपने देखा कि ब्रेन हेमरेज भी हो जाता है, या फिर लंग डिजीजेस, जैसे उम्र बढ़ती है तो डिमेंशिया जिसको बोलते हैं कि भूलने लग जाते हैं लोग, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर इंडिया में बहुत ज्यादा कॉमन है, किडनी फेलियर, क्रोनिक किडनी डिजीज भी बहुत कॉमन है। और अपने वैक्सीनेशन जैसे कि फ्लू वैक्सीन है, न्यूमोकोकल वैक्सीन है, अब हर्पीज जोस्टर की भी वैक्सीन आ गई। और हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए आपको क्या क्या करना है कि स्मोक ना करें, अल्कोहल ना लें, अपनी डाइट में कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, इसका कंटेंट बिल्कुल मैनेज करके रखें जितना चाहिए। और जैसे उम्र बढ़ती है तो प्रोटीन कंटेंट और भी ज्यादा लेना चाहिए। अपने बीएमआई को मेंटेन करके रखें और चलते रहिए। जितना आप चलेंगे उतनी आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। और स्ट्रेस को कंट्रोल करना जरूर सीखें। अपने लिए टाइम निकालना उतना ही आवश्यक है। इस बीच में यदि आपके कुछ सवाल हैं तो मैं उसका जवाब भी देना चाहूंगी। अपने सेक्सुअल हेल्थ को कैसे ध्यान रखें, कब हमें सेल्फ मेडिकेट नहीं करना, कब हमें डॉक्टर को दिखाना है, वो जानना बहुत जरूरी है। और 2024 का जो विमेन्स डे का थीम है वो है इंस्पायर इंक्लूजन, मतलब सबके साथ मिलके रहना है, इक्वालिटी की बात करनी है, एक दूसरे को सपोर्ट करना है। अपनी नींद का ध्यान रखिए। ये जानिए कि रिलैक्सेशन के लिए आपको क्या करना जरूरी है, किससे आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी।
क्या क्या आपको हेल्थ चेकअप कराने, किस उम्र में क्या कराना है, ये सब मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। और मैं आशा करती हूँ कि इससे आपका कुछ ज्ञानवर्धन हुआ होगा और आप जल्दी ही अपने डॉक्टर के साथ अपनी शेड्यूल प्लान करेंगी। और एक वैक्सीनेशन है जिसके बारे में मैं 2 मिनट बोलना चाहूंगी, जिसको हम कहते हैं HPV वैक्सीनेशन, जो कि सर्वाइकल कैंसर प्रिवेंशन के लिए दिया जाता है, पर साथ ही साथ ये जेनाइटल वॉर्ड्स को भी प्रिवेंट करता है, तो उसके लिए भी इफेक्टिव है। सबसे सही उम्र इसको देने की है 9 से 14 साल की उम्र में, जब हम 2 ही डोज हम देते हैं। लेकिन 15 साल से 45 साल की उम्र में भी दे सकते हैं, और उसमें हमें 3 डोज देनी पड़ती है, 0, 2 और 6 मंथ्स पर। तो यदि आपने अपना ये वैक्सीनेशन नहीं कराया तो डॉक्टर्स के पास जाइए, उनसे डिस्कस करिए कि क्या आप सही कैंडिडेट हैं इसको लेने के लिए, और कब आपने पैप्समियर कराया। पर इस वैक्सीनेशन लेने का मतलब ये नहीं है कि आप अपना पैप्समियर करना छोड़ दें कि हमने वैक्सीन करा ली, हमें साथ ही साथ वो भी करना है। यदि आप प्रेगनेंसी लेट प्लान करना चाहते हैं तो क्या ऑप्शन है कि लेट प्रेगनेंसी हो जाए, सही से हो जाए और आपको किसी की हेल्प ना लेनी पड़े, तो एग फ्रीजिंग के क्या तरीके हैं। ज़्यादातर बड़ी सिटीज़ में बहुत अच्छे सेंटर्स हैं जहाँ पे ये हो सकता है, और अब तो सेकंड लेवल और सेकंड टायर सिटीज़ में भी ये फैसिलिटी इजीली अवेलेबल है, जो आप ले सकते हैं। हर उम्र में, हर डिकेड में आपके लिए क्या वैक्सीनेशन है जो आपको लेना चाहिए, वो भी इम्पोर्टेंट है। सिर्फ ब्लड टेस्ट करना इनफ नहीं है, डॉक्टर की विजिट करना उतना ही ज़रूरी है। आजकल कुछ ऐसे भी टेस्ट आ गए जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड है, पर फिर भी डॉक्टर का इंटरवेंशन इक्वली इम्पोर्टेंट है, उनका एग्जामिनेशन, फिजिकल एग्जामिनेशन उतना ही ज़रूरी है। और कोई भी आपको प्रॉब्लम है तो डॉक्टर से डिस्कस करना ज़्यादा अच्छा रहेगा, या गूगल करने की बजाय, क्योंकि गूगल डॉक्टर से आपका स्ट्रेस और भी बढ़ेगा और आप कंक्लूजन पर नहीं पहुंच पाएंगे। तो अपना डायग्नोसिस खुद ना बनाएं। और ऐसी जहाँ ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपकी हेल्थ सही रहे, तो उसके लिए आपको अपने डॉक्टर से परामर्श करना चाहिए। और आजकल आपके पास ऑनलाइन कंसल्टेशन की भी सुविधा है जो कि लीगली अलाउड है, तो आप वो भी ले सकते हैं। छोटी सिटी में रहते हुए भी आप बड़ी सिटी के डॉक्टर से कनेक्ट कर सकते हैं, अपना विजिट प्लान कर सकते हैं, अपनी सर्जरी प्लान कर सकते हैं। नहीं प्लान करनी तो आप कम से कम सेकंड ओपिनियन ले सकते हैं कि क्या ये इलाज सही है, क्या हमें ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि कई बार उससे बहुत क्लैरिटी भी मिल जाती है। और महिलाओं को मैं यही कहना चाहूँगी कि महिलाओं को अपनी हेल्थ इग्नोर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो अपनी फैमिली की एक बहुत इम्पोर्टेंट मेंबर है, उन पर बहुत लोग डिपेंडेंट हैं, उनके बच्चे भी, उनके हस्बैंड भी, उनके माँ बाप भी। तो महिलाओं को अपनी हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए। वो तभी होगा जब आप एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, एक दूसरे के लिए खड़े रहेंगे, और जब ज़रूरत पड़े एक दूसरे का सहारा बनेंगे। और हम फिर से आएंगे आपके साथ जुड़ने के लिए, जब आपके और भी सवाल होंगे तो उनका जवाब हम दे पाएंगे। आज के लिए इतना ही। और गृह शोभा की तरफ से मैं आप सबको बधाई देती हूँ कि उन्होंने आज ये कार्यक्रम आपके लिए प्लान किया है, जिसमें उनकी बहुत बड़ी सोच है कि वो महिलाओं की हेल्थ पर भी ध्यान दे रहे हैं। उनके अपने विषय जो हैं वो ब्यूटी है, फैशन है, महिलाओं के अधिकार हैं, पर महिलाओं की हेल्थ भी उन्होंने छोड़ी नहीं है पीछे, और वो आपके साथ इस तरह जुड़ते रहेंगे अलग अलग विषय पे, और आपकी मदद करना चाहेंगे। और आप भी इस सेशन का फायदा जरूर उठाइए, अपने रिश्तेदारों से, अपने कलीग से, अपने फ्रेंड से, अपने ऑफिस बेरर्स के साथ आप शेयर करिए। और आपके कुछ भी सवाल हैं तो भी आप यहाँ कमेंट में शेयर कर सकते हैं, हम आकर आपका जवाब जरूर देंगे। और थैंक यू, नमस्कार।